धन्यवाद राज। और वैसे मुझे पता है कि मैं जितनी देर बोलूंगा रवि भैया का उतना मिनट कम हो जाएगा। और हम सब लोग आज रवि सिंघानिया को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। और निश्चित तौर पर संगठन सूत्र ये एक ऐसी पहल है जो ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विचार किया और इसको प्रारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश जी और कपिल लाखोटिया जी से जब इस बारे में हम लोगों ने इसकी परिकल्पना पर काम करना शुरू किया और बातचीत की, तो हम सब लोगों का ये मानना था कि अ, जो एक सुविधा हम सबको मिली है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इसका पूरा उपयोग संगठन और समाज और युवा मंच के सदस्यों के हित में किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर हम सब लोग एक दूसरे के साथ विचार करने में, एक दूसरे के साथ मिलने में एक लंबा अंतराल हो जाता है, लेकिन यह प्लेटफॉर्म सहजता से हमें एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्रदान कर सकता है। 200 लोग यहाँ पर आज अगर एकत्र हैं, तो यह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि हम सब लोग अपने घर से, अपने वर्क स्टेशन से इस कार्यक्रम को अटेंड कर पा रहे हैं। और 200 लोगों की ऊर्जा सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके, इसलिए संगठन सूत्र और जीवन मंत्रा के ये दो कार्यक्रम लिए गए हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के ऑनलाइन इस सीरीज में पहली बार भी सम्मिलित हो रहे होंगे, तो मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। और ये हम सब की जो इच्छा थी उस दिशा में एक बड़ी पहल है। और निश्चित तौर पर रवि सिंघानिया का नाम और छत्तीसगढ़ प्रांत की कोशिश, इन दो चीजों की विशेष भूमिका है कि हम लोग इस संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। संगठन सूत्र बेसिकली एक लीडर द्वारा अपने अनुभवों को साझा करने की एक प्रक्रिया है। इन्होंने जब संगठन का नेतृत्व किया, तो उस नेतृत्व काल के पहले और उस नेतृत्व काल के दौरान और उस नेतृत्व काल के बाद जो कुछ इन्होंने अनुभव किया है, वो अपने मित्रों के साथ साझा कर सके। क्योंकि हम सब के पास जीवन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और हम सब के पास इतना समय नहीं है कि हर चीज को हम करके अनुभव करें। और इसीलिए अनुभवी लोगों का महत्व बढ़ भी जाता है, क्योंकि उन्होंने जो कमाई की है अनुभव के साथ, वो अनुभव हम लोग लाभ उठा सकते हैं। हमें वो तैयार मटेरियल मिल गया है, हमारी वो नींव तैयार हो गई है। अब उसमें हम और नई बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं। आज का विषय भी बड़ा रोचक है और हम सब लोग लालायित हैं रवि जी को सुनने के लिए। ओम भाई जी किसी नेटवर्क की परेशानी के कारण लगता है नहीं जुड़ पाए, इसलिए मुझे भी बातचीत करने का अवसर मिला है। संभवतः संगठन सूत्र और जीवन मंत्रा में मैं पहली बार बातचीत भी कर रहा हूँ। तो आप सभी का हृदय से स्वागत है। और वेल डन छत्तीसगढ़ एंड वेल डन कर्नाटका। और रवि भैया, ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू अनिल भाई जी। बंधुओं, जिस शानदार, जानदार, असरदार सेशन का हम लोगों को इंतजार था, हम लोग उस सेशन के और उस स्पीकर के उद्गार के लिए लगभग पहुंच चुके हैं। उनके बारे में बताने के लिए मैं आग्रह करूंगा कर्नाटक प्रांत के आईपीपी श्री सुशील बंसल जी से, सीए सुशील बंसल जी से, कि वे स्पीकर का इंट्रोडक्शन कराएं। सुशील बंसल जी मूलतः झारखंड के निवासी हैं, परंतु कर्नाटका बेंगलोर में बहुत सालों से सेटल है। आपका स्वागत है सुशील बंसल जी, और आपसे आग्रह होगा कि आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। विजय जी नमस्कार। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक आराम से पहुंच रही होगी। जी 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 जी। सबको नमस्कार, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय श्री राम। आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है कि मैं मेरे अभिभावक, मेरे बड़े भाई, मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले शख्स श्री रवि राम जी सिंघानिया का परिचय देने के लिए छत्तीसगढ़ प्रांत ने मुझे चुना। उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। रवि जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं शब्दों में नहीं पिरो सकता, उसको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आप सबके सामने रख सकता हूं। तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे होंगे। विजय जी अगर आप कंफर्म कर दे तो मैं आगे बढ़ूं। आप देख पा रहे हैं? जी 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 भैया, जी देख रहे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि राम जी सिंघानिया
पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, एक विराट और सशक्त व्यक्तित्व। उनके साथ मैं उम्मीद करता हूं, मुझे मालूम भी है, राष्ट्र के अधिकतम लोगों ने कार्य किया है। और वैसे तो उनके बारे में सभी को बहुत सी जानकारियां हैं, पर मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है और मैं कोशिश करूंगा कि उनके व्यक्तित्व को संक्षेप में आप सब तक पहुंचा पाऊं। रवि जी सिंघानिया मूलतः भागलपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश भागलपुर बिहार में हुई। जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यवसायिक कारणों से 1995 में वो बैंगलोर में आए। बैंगलोर आने के बाद वो कई स्थानों में रहे और अभी वर्तमान में कई सालों से वो संजय नगर में बैंगलोर में रहते हैं। संजय नगर में जितने भी मारवाड़ी कम्युनिटी है और भी हिंदी भाषी लोग हैं, वो सभी रवि जी से परिचित हैं। और इस एरिया में दीपावली, होली, इस तरह के जितने भी समारोह होते हैं, वो कहीं ना कहीं रवि जी के ही केंद्र बिंदु में नियंत्रित रहते हैं। अब अगर मैं मारवाड़ी युवा मंच की यात्रा के बारे में रवि जी की बात करूं, तो सन 2000 में जब मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर शाखा की कर्नाटक में बैंगलोर शहर में स्थापना हुई, वो उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं। तत्पश्चात 2008-9 में वो शाखा के शाखा अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। और उसी दौरान जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी जादोजिया उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो साउथ इंडिया में पहली बार एनएससी मीटिंग बैंगलोर शहर में हुई, जिसका पूरा नेतृत्व रवि जी सिंघानिया ने लिया। और उसी समय साउथ मिशन भी चालू हुआ था, जिसके कारण आज हम साउथ में जितने भी मारवाड़ी युवा मंच के प्रेजेंस और अग्रसर देख रहे हैं, इसकी नींव कहीं ना कहीं उसी एनएससी मीटिंग में लगी। 2012 से 15 में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उस समय ये जोन 7 हुआ करता था, तो ये इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें बड़ी भूमिका इसलिए भी रही कि जनवरी 2015 में जब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उसी दौरान साउथ में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था जनवरी 2015 में, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान और शानदार कार्यक्रम रहा। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कई दशकों से मारवाड़ी युवा प्रोफेशन की तरफ मुड़ गए हैं, तो रवि जी बड़े चिंतित थे कि किस तरह से हम मारवाड़ी युवाओं को मंच से, समाज से, उनकी जिम्मेदारियों से जोड़े। काफी मंथन के बाद उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर स्टार्स। ये कहीं ना कहीं उन्हीं की सोच का आज 10 साल से हम देख रहे हैं कि मारवाड़ी युवा मंच स्टार ने राष्ट्रीय स्तर पे अनगिनत पुरस्कार हासिल किए। 10 मार्च 2013 में जो मशाल रवि जी सिंघानिया ने जलाई थी, आज मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर स्टार के नाम से वो वटवृक्ष बन चुका है। 425 मेंबर हैं, 200 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एमबीए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एलएलबी हैं, और सभी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग इस शाखा से जुड़े हुए हैं। अब मैं इनके अगर मारवाड़ी युवा मंच छोड़ करके जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं उसकी बात करूं, तो इनकी अग्रणी भूमिका अग्रवाल समाज कर्नाटक में रही है, जिसमें वो समय समय पे अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहे हैं। इसी के साथ एकल अभियान, जो कि एक संघ का प्रकल्प है, 1 लाख से ज्यादा गांव में स्कूल्स चलाते हैं, उसके बैंगलोर चैप्टर के ये कई सालों तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कर्नाटक में एकल अभियान को आगे बढ़ाने की। इसी के साथ इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, जो कि एक वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया से स्टार्ट हुई है, इसके भी वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और अभी वर्तमान में वर्किंग प्रेसिडेंट है कर्नाटका के, और बहुत ही सक्रिय रूप से उसमें भी अपनी भूमिका निभाते हैं। कर्नाटका मारवाड़ी समाज में भी रवि जी कई समय वर्किंग कमेटी में रहे और अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते रहे हैं। यहाँ पे साथियों, मेरी ये जिम्मेदारी है बताना कि कोविड के समय, लगभग मेरे को अच्छे से याद है, मार्च में रवि जी ने मुझे फोन किया और हम लोगों ने 100 लोगों की एक टीम बनाई थी लॉकडाउन से पहले, जिसमें कि एक कोविड में
कंसंट्रेटर वर्ड जो हम सुने भी नहीं थे, रवि जी ने हमें बताया वो होता क्या है, हमने उसकी व्यवस्था की। और कोविड में कहीं ना कहीं 4,000 लोगों को हमने किसी न किसी रूप से सेवा का प्रकल्प किया, जिसमें रवि जी की अग्रणी भूमिका रही। नारायण हृदयालय से जो एमओयू है, हम सभी वंचित, सभी पता है कैसे उसकी सेवा चल रही है। ये भी कहीं ना कहीं रवि जी ने ही चालू किया। अक्टूबर 2018 में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के बिहाफ में उन्होंने एमओयू साइन किया नारायण हृदयालय से, जिसमें आज 2,500 से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के डिस्काउंट्स उन लोगों को एक सेवा के रूप में मिल चुके हैं। बातें बहुत सी हैं, और एक बात और मेरे जहन में आ रही है, रवि जी उस फिगर को करेक्ट कर सकते हैं। लगभग 800 युवाओं को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समाज से जोड़ा है, उनको जागृत किया है और उनको प्रेरित किया है उनकी जिम्मेदारियों के लिए और अपने उनके समाज के प्रति उनके कर्तव्यों के लिए। साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। लास्ट में एक सरल, सहज, मजबूत, संतुलित और संवेदनशील व्यक्तित्व को मैं आप सबके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम रवि जी को भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। हम रवि जी को आग्रह कर सकते हैं वो आए और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है श्री रवि जी सिंघानिया का। कर्तव्य ध्वनि से श्री सुशील रवि जी सिंघानिया का अभिनंदन, स्वागत। आइए हम लोग उनके अनुभव को और आज के विषय पर उनके उद्गार सुने और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। स्वागत भैया। विजय भैया, आपको धन्यवाद। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को भी धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया अपने जीवन के कुछ अनुभव को आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि मैं जीवन में युवाओं से ही ज्यादा प्रेरित होता हूं और युवाओं के साथ ही मेरा समय निकलता है। ऐसी स्थिति में मैं उनके साथ जितना जितना उनको समझ पाता हूं, जितना उनको देख पाता हूं, जितना उनको फील कर पाता हूं, तो मेरे सारे अनुभव को कुछ पाठ आज 7 बिंदु में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम उन सब चीजों को आज के इस बदलते दौर में, जब समाज बदल रहा है, तो हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के मेरे सारे अग्रज, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, मैं सबको आज प्रणाम करता हूं और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आज के इस सेशन से अपने आप को तैयार रखें और भविष्य में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जब आपके समकक्ष मेरे कहे हुए शब्द आज नहीं समझ में आएंगे, कल नहीं समझ में आएंगे, लेकिन कभी न कभी जरूर समझ में आएंगे।
चूंकि यह अनुभव का पल आपके समकक्ष जब खड़ा होगा तब आपको यह बात पूरी तरह समझ में आएगी। तो मेरे ये कुल 7 बिंदु हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि एक पेन और पेपर अगर आप निकाल लें तो उससे आप उस बिंदुओं को नोट कर पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, और कभी कभी जब आप फ्री रहें तो उन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और जीवन पर बहुत सरल होता चला जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं तो यस बॉक्स, चैट बॉक्स में यस के रूप में मुझे एक थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी। जो मैंने पिछले कोविड के समय और आज जब एकाकी परिवार की परिभाषा बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, तो मैंने ये चीज की बहुत एक फीलिंग आई मेरे मन में कि बहुत बार ये देखा गया है, लोगों के पास बहुत तरह की संपत्ति रहती है लेकिन उसकी पूरी जानकारी वो व्यक्ति विशेष अपने पास ही रख पाता है, और परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी संपत्ति की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण, विपरीत परिस्थितियों में उस चीज की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो चीज पूरी की पूरी डाइल्यूट हो जाती है। तो आज हम उस बात को समझेंगे कि कैसे हम, क्यों आज, चूंकि देखिए आप अपना घर तो आपके सामने है, आपका घर है, गाड़ी है, वो तो आपको आराम से दिख जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी संपत्ति होती है जो परिवार के लोगों को नहीं मालूम होती है, और उसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं होने के कारण वो जानकारी कभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो परिवार से रिलेटेड है, पत्नी है, बच्चे हैं कुछ। इसीलिए हमको इस पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर में इस बात को समझना पड़ेगा, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी दे सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी युग में ऐसे बहुत तरह के मॉड्यूल भी आ चुके हैं, बहुत तरह की जानकारी आ चुकी है कि हम जैसे इस पूरी चीज की जानकारी कर सकते हैं। इसमें जैसे आपका डीमेट अकाउंट है, आपका आप आप कोई प्रॉपर्टी एक जमीन का टुकड़ा आपने लेके रखा, आपने शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो आपको आपको ही मालूम है। तो आप, इसके लिए हम लोगों ने एक टीम भी बनाई है और इसके ऊपर में एक प्रेजेंटेशन आने वाले दिनों में हम एक पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड हम इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने परिवार की पूरी डिटेल्स, एसेट्स जो भी आपके पास है, परिवार के 2 सदस्यों, पत्नी के अलावा एक और सदस्य को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एकाकी परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और हम अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जानकारी आप तक सीमित होना आपके परिवार के लिए बहुत घातक होती है। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे एसेट्स को डाइल्यूट कर देगा अगर सिर्फ आप तक ही रहेगा। तो मैं पॉइंट नंबर 1 को कंक्लूड कर रहा हूं, और इसकी भविष्य में मैं बैंगलोर से आप लोगों को एक 20 से 25 मिनट का एक सेशन बैंगलोर के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, जिसके थ्रू आप लोगों की इसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करके और कैसे हम टेक्नोलॉजी के मार्फत से लोगों तक इस बात को सुरक्षित रूप से इसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं, पर परिवार के उस विशेष सदस्य को, जिसमें हम पूरा ड्राफ्ट करके हमारे तरफ से रेडी है, नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर वो पूरा प्रोग्राम आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा। सुशील जी, पॉइंट नंबर 2, माता पिता की जिम्मेदारी नए तरीके से। आजकल हम देखते हैं कि हम अपने बच्चे को जब बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि आपका बच्चा 12th करने के बाद वो
12th करने के बाद बाहर चला जाता है या दूसरे शहर में चला जाता है, उसके बाद उसके 4-5 साल उसकी पढ़ाई में निकल जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है। तो आप ये देखिएगा कि आपका बच्चा जो आपके एक दौर में आपके पास कुछ चीजों को समझ पाता था, आप उस बच्चा उस उम्र में उस जहां हमको उनको बहुत सारी नहीं थी उनके साथ रह करके, वो चीज वो बच्चा समझ नहीं पाता। परिपक्व के दौर में, वो परिपक्वता के दौर में हम उसको एक चीज अनुभव देखना, की वो चीजें मोबाइल नहीं के पहुंचा देखो पाते। ये मुझे ना, तो परिवार देखना उस समय से बढ़ गया, इस चीज को गौर करना। प्लीज माइक ऑफ कभी कर ले, कभी सबका बात सुने। माता बच्चे जैसे ही अब बाहर निकलते हैं, आप ये समझ लिए वो लगभग 10 साल की उम्र तक बाहर ही रहते हैं, और एक बार वो नौकरी लग जाती है तो वो बाहर ही हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता की जिम्मेदारी क्या होती है कि हम बच्चों को उसके अर्ली स्टेज में हम उनको कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का बोध उनको, वो जब 8th स्टैंडर्ड से 12 के बीच में रहते हैं, आप अपना उनके साथ अनुभव शेयर कीजिए, उनको ऐसी ऐसी चीज बताइए जो आपने जीवन में सीखी है, जिससे वो उस चीज को, क्योंकि हम लोग बैंगलोर शहर में इस बात को देख रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ना लिखना, प्रैक्टिकल थॉट्स उनके माइंड में नहीं रहता है, वो दबाव नहीं सहन कर सकते। तो क्या होता है कि उनको पास अनुभव तो रहता नहीं। ऐसी स्थिति में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनको सही तरीके से, जब वो 8th 9th 10th और 11th और 12th, ये 4-5 साल में आप उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि वो परिपक्व होकर के बाहर निकले, उनके अंदर बहुत सारी हमारी संस्कृति के बारे में उनको जानकारी उन तक रहे, जिससे कि वो उस दिशा में आगे बढ़ पाए। एक चीज मैंने नोट किया है कि बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। माने उनको लगता है कि हमने तो बच्चे को बाहर भेज दिया, लेकिन हर ठीक है हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा अपना अवलोकन है कि बच्चे को जब आप बाहर भेजते हैं तो आप इस बात को समझिए कि बच्चा आपके निगरानी में जितनी अनुशासनशीलता उसके अंदर होती थी, उतनी अनुशासनशीलता उसके आज के दिन में आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। कारण क्या होता है कि बच्चा परिवार से जब वो फ्री हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वापस उस दिशा में मोड़ने के लिए हर 6 महीने पर आप उस बच्चे का अवलोकन करने के लिए खुद से आप माता पिता दोनों उस बच्चे के पास आइए, उनके साथ बैठिए, उनके 3 दिन 4 दिन उनके व्यवहार को समझिए, उनकी आदतों को समझिए, उसमें सुधार की कहाँ आवश्यकता है। आप उनको खुला मत छोड़िए। आप 6 महीने में कम से कम, अगर कोशिश हो तो आप 3 महीने में भी आ सकते हैं, लेकिन 6 महीना, मैं बड़ा पॉइंट खींच रहा हूँ, 6 महीने से ऊपर में माता पिता को बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजने के लिए, नौकरी करने के लिए आपका आके देखना, उनके साथ व्यवहार बनाना, उनको हर चीज की जानकारी देना, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सब इस बात को नए तरीके से, इस जिम्मेदारी को समझें। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये पॉइंट छोटा है लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर बैंगलोर में हर उम्र के बच्चों के साथ अपना समय बिताता हूँ, कोई 20 बरस के हैं, कोई 30 बरस के हैं, कोई 40 बरस के हैं, कोई 50 बरस, सबके साथ मेरा समय बीतता है। तो मेरे पास अनुभव की एक श्रृंखला आ चुकी है कि वो कैसे सोचते, कैसे उनके अंदर में एक आचरण में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, और बड़े शहरों की हवा कैसे उनको खराब करती है, कैसे उनके अंदर एक बदलाव लाती है। तो आपका आना, आपका वहां पर बैठना, आपका उनके साथ घुल मिलना, आपका उनके ऊपर एक अपना तरीके से पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। पॉइंट नंबर 3।
ये है बच्चों की जिम्मेदारियों का एहसास सही समय पर कराना। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं एक उदाहरण के हिसाब से आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। क्या है, आज के युग में हमने ये देखा है, मैं उदाहरण देता हूँ, चलिए। अ, एक पुत्र अपने पिता के पास सर्वप्रथम जाता है और उसकी नौकरी की पहली कमाई वो अपने पास लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में पिता ये बोलता है कि भाई मैं तो सक्षम हूं, मैं क्या करूँगा, पैसा तू ही रख ले। तो मैं ये समझता हूं कि ये परिवार विघटन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लॉन्ग टर्म में उसका इम्प्लीकेशंस आज से 5 साल बाद या 8 साल बाद आपको समझ में आएगा। इसमें मेरा एक सुझाव है, मैं खाली गलतियों पर ही अवलोकन नहीं करूंगा, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं कि प्रथम पुत्र या पुत्री जब भी पहली बार अगर आपके घर में इनकम लेके आती हैं, तो आप उनसे यह अनुरोध करें कि भाई एक परसेंटेज जो उस परिवार की आवश्यकता है, मिनिमम 5%, 10%, 15%, हर परिवार की अपनी अपनी आवश्यकता है। बहुत बार परिवार कर्जे में भी दबा रहता है, बहुत बार बच्चों की शादियां, बहन की शादी, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो परिवार के माता पिता को निर्णय लेना है कि हमको वो पैसा कितना उस बच्चे की प्रथम सैलरी से उसको अटैच करना है। तो मेरा राय यह है कि 5% से लेके अधिकतम 50% तक उस फैमिली फंड के एचयूएफ अकाउंट में वो रकम जानी चाहिए। वो इसलिए जानी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का एक बोध तय करता है। और स्टार्टिंग में बच्चे को पैसा देना आपने जो नियम बनाया, उसमें वो बहुत आसानी से आपके बात को समझेगा। आप वही चीज 5 साल बाद जब आप उनको बोलेंगे, आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, उनको पैसा देने में तकलीफ आती है, मन में कुंठा आती है। परिवार के सदस्य हैं और आप परिवार के सदस्य हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है परिवार के एक एचयूएफ फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करें। अतः आप सबसे अनुरोध है, मैंने इसी तरह बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास, मैं पॉइंट 2, इसमें एक बात और आती है जो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और पिछले वर्षों के अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप बच्चे से दूर होते हैं ना, तो बच्चा जब बड़े शहरों में रहता है तो उसका अटैचमेंट मोबाइल, गाड़ी, घर, बंगला, बहुत सारे चीज, अब पत्नी, बच्चे, वो अपनी माता पिता के प्रति विमुख होना शुरू हो जाता है। इसमें एक और चीज निकल के आई है, मैं बहुत युवाओं से बात किया तो एक चीज और निकल के आई कि ऐसा होता क्यों है। तो इसमें निकल के ये आया कि जो बच्चा अपने माता पिता से एक लंबी दूरी का डिस्टेंस उनके घर नहीं जाता है 1 साल से ऊपर, तो जैसे जैसे उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, उसका अपने परिवार के प्रति जुड़ाव होना कम हो जाता है। और अगर वो लंबा 2 साल 3 साल नहीं जाता है, तो ये मान के चलिए कि वो उससे डिटैच होने की तैयारी में बैठा है। तो मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा, अगर बच्चा नहीं आता है, आप लोग वहां चले जाइए, 7 दिन वहां बिताइए उनके साथ, उनके साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए, फैमिली मीटिंग कीजिए। फैमिली मीटिंग बढ़ाना आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम लोग क्या है, हर आदमी ईगो से भरा पड़ा है। ईगो को समाप्त करने के लिए फैमिली मीटिंग से बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप छोटे से छोटे विषय पर बात कर सकते हैं, बड़े से बड़े विषय पर बात कर सकते हैं। तो बच्चों को जब आप इस दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, तो उनको जिम्मेदारियों का बोध होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये आज के युग के ऐसे पॉइंट्स हैं। ये तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं, अपने अंदर एक विश्वास बनाएं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, व्यापार में इतना व्यस्त रहते हैं, तो वो सोचते हैं अरे क्या करेगा, चल जाऊंगा, क्या करूँगा, मैं अकेलो आदमी, धंधो देखूं कि उठी ना देखूं। यो बोलने से काम को नहीं चला, थाने सब कुछ देखना पड़ो, परिवार ने जोड़ कर रखनो है,
तो सब न जोड़ना पड़ोगो। आपा या अपनी जिम्मेदारी से मुक्त को नहीं हो सका, ये जिम्मेदारी मुक्त होने को को नहीं, आपा ने यो निर्णय लेना पड़ोगो। आप नहीं जा सकते, आप पत्नी को भेजिए, आप अकेले चले जाइए, किसी भी तरह आप उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि बड़े शहरों की हवा बहुत अच्छी नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को दर्द होता है, इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों के तक पहुंचा रहा हूँ। सुशील जी, पॉइंट नंबर 4, ये टॉपिक नंबर 4 थोड़ा टिपिकल है लेकिन जरूरी है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। शायद आज के युग में इसकी आवश्यकता कुछ लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन भविष्य में बहुत लोगों तक पहुंचेगी नेक्स्ट 5 से 7 साल के अंदर। क्या है कि कुछ कोविड के आसपास में मैं वो उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि टॉप कोविड के आसपास में मेरे पास 5 डाइवोर्स के केस आए। तो मैं बोला भाई अचानक ये कोविड के बाद अचानक ये 5 डाइवोर्स के केस कैसे आने लग गए। तो उसका रिसर्च किया, भाई कारण तो होता है हर चीज का। जब उसके रिसर्च में गया तो मेरे को एक कॉमन फैक्टर 5 में निकल के आया। उसमें यह निकल के आया कि पति पत्नी में से एक आदमी पूरा परिवार का खर्चा उठा रहा था और एक आदमी पूरा का पूरा पैसा बचा रहा था। ऐसी स्थिति में जैसे ही फाइनेंस स्टेबिलिटी एक व्यक्ति के पास आई, वो अपने विचारों से स्वतंत्र होने लगा, उसकी सोच में परिवर्तन आने लगा और अपने आप को बदलाव के मोड में, और चूंकि बड़े शहरों में भड़काव ज्यादा होता है और भावनाएं प्रज्वलित होती रहती हैं, तो उसमें इस निर्णय के तरफ वो 5 केस का एक ही पॉइंट निकल के आया कि इस कारण से ये डाइवोर्स का केस निकल गया। ठीक है भाई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ये समझते हैं कि आज के युग में जब घर में ज्यादातर केस में अब जब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, या तो पति पत्नी आउट ऑफ 10 8 पति पत्नी साथ में काम करते, 2 नहीं करते। तो मेरा एक इसके साथ सॉल्यूशन ये है कि एक जॉइंट अकाउंट बैंक का जरूर खुलना चाहिए, और घर खर्चे के रूप में जो भी पैसा आपका लगता, मान लीजिए 80,000 रुपया लगता है, तो पति का भी और पत्नी का ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन होगा और वो प्रोपोर्शनेट में हो सकता है सैलरी के, लेकिन पति पत्नी का ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन आज के कलयुग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर हम इन चीजों को अभी से ध्यान में नहीं देंगे तो आगे वाले दिन में इसके बुरे परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मैं अनुरोध रूप में आप अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को बताइए, और जो बच्चे सुन रहे हैं या जो मेरे युवा साथी सुन रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि ये एक स्टार्टिंग लगाम है जिसको आप लगाम को कस सकते हैं। कोशिश कीजिए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा। और किसी भी चीज को अगर हम सिद्धांत से बांध देंगे, सिद्धांतिक रूप से चलने लगेंगे, तो उसका एक अच्छा परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। यह है पॉइंट नंबर 4। तो उम्मीद है ये पॉइंट है आज के युग का। चूंकि मैं बड़े शहर में रहता हूँ ना, तो बड़े शहर में कुरीतियां बहुत तेजी से आती है। कुरीतियां जैसे ही आती है तो उसको हम लोग जितनी तेजी से देख पाते, हर आदमी नहीं देख पाता। छोटे शहर वाले को ये पहुंचते पहुंचते अभी 7 साल 8 साल 10 साल लगे। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को अपने परिवार में जरूर डिस्कस कीजिए, अपने जानने वाले को डिस्कस कीजिए। अगर आज 200 लोग इसको सुन रहे हैं तो 200 से ये 800 में मल्टीप्लाई हो, 800 से ये 1600 में मल्टीप्लाई। सुशील जी, पॉइंट नंबर 5। टॉपिक छोटा है लेकिन कलयुग की सबसे बड़ा टॉपिक है, और हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आज स्वास्थ्य बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इसको कितना लेते हैं नहीं लेते हैं ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ये देखता हूँ जब बेंगलोर में लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से इनका पैसा स्वाहा होता है, क्योंकि आज एक बार हॉस्पिटल में भर्ती होने का नाम 5 लाख रुपया, उससे थोड़ी बीमारी होता है तो 10 लाख रुपया।
उससे बड़ी बीमारी होता है तो 20 लाख रुपया। और आज के दिन एक व्यापारी आदमी का अगर 20 लाख रुपया स्वाहा हो जाता है तो वो व्यापारी आदमी किस तरह से टूटता है, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ। और मैं देखता हूँ साल में 50 केस ऐसे हैं जिसमें मैं देखता हूँ इंश्योरेंस ना होने के कारण उनका पैसा स्वाहा होता है। तो आइए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को आज के दिन परिवार की एक बड़ी आवश्यकता के रूप में लें। बड़ी आवश्यकता खाली अपने से नहीं होगा, हम लोगों को सबको मिलके इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस आप माता पिता का कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता बीमार पड़ते हैं। एक आदमी ने मेरे से, किसी छोटे शहर वालों ने पूछा, भाई हम लोग के तो हॉस्पिटल है नहीं, ऐसी स्थिति में हम इंश्योरेंस करा के करेंगे क्या? ठीक है भाई। तो मैंने ये बोला, भाई जब आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो आप आते कहाँ हैं? आप जाएंगे, अगर आप बिहार में किसी गांव में हैं तो आएंगे पटना, पटना नहीं आएंगे तो कलकत्ता आएंगे। ऐसी स्थिति में बिहार के बड़े हॉस्पिटल में आपका इंश्योरेंस काम आएगा। उस इंश्योरेंस के पेपर से ही आपकी हर चीज निकल के आएगी। नया टर्म हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर में हमको आज के दिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई। उस हो सकता है कि आपको एजेंट उन सब बातों को खुल करके ना बताए। अभी नई पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर, अच्छा पहले मैं एक बात और सबसे अनुरोध करूंगा, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराएं अपनी सारी बीमारी की जानकारी इंश्योरेंस एजेंट को जरूर दें, क्योंकि हम बनिए लोग की आदत है हर बात को छिपा के बताने की। बोला क्यों, वो आपका तो बता ही दिया ना, बस अपन के अब शुक्र है तो बताने की जरूरत को नहीं। लेकिन उनको खामी जो थाना मालूम को नहीं, बाद में क्यों होगा 1 रुपये को मिला था ना। और पिछले 5 वर्ष में कुछ नया चेंजेस आया इंश्योरेंस रूल के अंदर में। जैसे मान लो मैं उदाहरण देकर थाने समझाऊं कि 2012 में मैंने अपना इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, और मेरे को शुगर हुआ 2018 में। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको पहुंचाऊं कि ये 2018 में ये मेरे को शुगर हो गई है, तब जा करके वो शुगर से रिलेटेड जो बीमारी होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अगर नहीं बताते हैं तो आपको उससे रिलेटेड बीमारी का आपको कभी भी उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपकी बीमारी जिस साल भी आती है उस बीमारी की पूरी जानकारी आप उन तक अपने एजेंट के थ्रू अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को जरूर बताएं। क्योंकि अभी और भी एक नए चेंजेस आ रहे हैं और ये पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है। जैसे आज मान लीजिए मैंने 2018 में मेरे को शुगर हुआ, मैंने बताया ही नहीं। 2023 में मैंने बताया कि आप मेरा शुगर 2023 में हुआ। अब वो 4 साल का उनका पीरियड है कि 4 साल शुगर बताने के बाद वो बीमारी का इम्प्लीकेशंस आपके इंश्योरेंस में मिलेगा। अब आपको मालूम ही नहीं है, आप जा रहे हैं, आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी जानकारी अपने इंश्योरेंस एजेंट के साथ ले। और इंश्योरेंस आज के दिन हम लोग चेंज करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसी क्या करती है, जब आप प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐड करके बताती है। तो कृपया कर इंश्योरेंस के सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता से ले, परिवार के हर लोगों के लिए ले, क्योंकि ये आने वाले दिन में आपके इनकम का बिग बाइटर है। ये बात समझ लीजिए, अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते तो हेल्थ आपका बिग बाइट करेगा आपके कमाई का। मैं टर्म इंश्योरेंस पर एक बात और बोलना चाहता हूँ, युवाओं को विशेषकर जो 25-30 के आसपास है, चूंकि आप लोगों में लोन संस्कृति बढ़ रही है, आप फ्लैट खरीदते हैं, ये बहुत सारी चीजें, आप टर्म इंश्योरेंस से अपने आप को कमजोर मत करिए, क्योंकि संयुक्त परिवार की परिभाषा खत्म हो रही है। टर्म इंश्योरेंस आपको
आपके परिवार को, आपके भविष्य को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक की टर्म इंश्योरेंस छोटे से अमाउंट से होती है। अपने एजेंट के साथ बैठिए, टर्म इंश्योरेंस के बाद समझिए, टर्म इंश्योरेंस की कीमत को समझिए और पूरी पीढ़ी को ये बात बताइए, ये टर्म इंश्योरेंस युवाओं को लेना बहुत जरूरी है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को अपनी जीवन की प्रथम आवश्यकताओं के रूप में लीजिए और इसको कभी भी ढीला मत छोड़िए। आप कभी, मैंने बहुत लोगों को बेंगलोर में देखा है, करा तो लेते हैं, साल भर लैप्स हो जाता, लैप्स होने के बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो कागज देखते हैं, भाई कागज कब कराए तो इंश्योरेंस, अरे ये तो लैप्स होगा, 3 महीना होगा। अरे भैया फिर कराया क्यों था? और इसमें एक और अनुरोध है कि हर आदमी जो इंश्योरेंस के कागज है, परिवार के एक सदस्य को, कम से कम परिवार के 2 सदस्य को उसकी पूरी कॉपी, आपका इंश्योरेंस एजेंट, आपका आधार कार्ड एक फाइल में रेडी रखें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जिस आदमी का इंश्योरेंस उसी को मालूम है, बाकी किसी को तो मालूम नहीं है वो पेपर कहाँ रखे हो। तो उससे बचने का रास्ता ये है कि आप परिवार के 2 लोगों तक वो बात, डॉक्यूमेंट्स जरूर दीजिए और उनको बता के रखिए कि ये हमारा एजेंट है, हमारी इतने की पॉलिसी है, ये जानकारी दीजिए। हम मारवाड़ी लोगों की बड़ी आदत है कि हम इन सब चीजों को जानकारी अपने पॉकेट में रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं। अब दौर नहीं है, पहले था संयुक्त परिवार में सब कुछ चलता था, लेकिन आज के दिन में एकाकी परिवार में एक व्यक्ति विशेष केंद्र बिंदु में रह जाता है और सारी जानकारियां वहीं रह जाती है। तो अतः सबसे अनुरोध है, इस सब्जेक्ट को जीवन का प्रथम अंग मानिएगा, क्योंकि आप कमा करके भी लास्ट में 20 साल पीछे जा सकते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर अपने आप को भरपूर मजबूत कीजिए। पॉइंट नंबर 6, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? जब दर्द देखता हूं भारतवर्ष से, जब लोग बेंगलोर में आते हैं, तब मालूम पड़ता है कि लोग कितने दुखी हैं, किस तरह से दुखी हैं। हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट बढ़ता जा रहा है। खान पान बिगड़ने के कारण हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। हम आप सबसे इतना ही अनुरोध करेंगे कि आने वाले दिनों में अपने हेल्थ के ऊपर में भरपूर ध्यान दें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 3 दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त बड़ा बढ़िया से एक घर में घुसते हैं, उसके बाद पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। और ये तीनों दोस्त जब घर में घुस जाते हैं ना, आराम से घर में ठाठ से रहते हैं, फिर डकैती भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये 3 दोस्त हैं, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों की यारी बड़ी जबरदस्त है। और ये जिस घर में घुसे, अगर आपने इन चोरों को नहीं निकाला या इनको आपने एक जगह पर केंद्रित नहीं किया, ये अपने आप में बीमारियों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फिर अपना घर को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे इनको रचना करने, ये 10 साल के अंदर अपना विकराल रूप धारण करते हैं, जिसके कारण बाकी सारी बीमारियां केंद्र बिंदु में आ जाती है, ये गौन हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग ये 3 ही घुसते हैं आपके शरीर में, ये तीनों दोस्त हैं। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि 40 वर्ष के उम्र वाले जितने भी लोग हैं, 2 साल में एक बार अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं, और 60 वर्ष वाले सब साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएं। आपको जो भी कमियां आपके रिपोर्ट में आती है, आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि 60 वर्ष वाले को मैं इसलिए बोलता हूं कि मैंने अभी ये पिछले 4-5 साल में ये देखा है कि जो 60 वर्ष के बाद अगर आदमी इंसान बीमार पड़ता है ना, 60, 62, 64, वो फिर आप समझिए कि अपनी जिंदगी के अंतिम चरण तक बिस्तर पर ही लगभग निकालता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कैसे स्वस्थ रखें, कैसे उनके जीवन को अच्छा बनाएं। तो एज ए हमारी एक पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी, माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनका समय पर हेल्थ चेकअप कराएं, उनको समझाएं, उनके खान पान को कैसे हम बदल सकते हैं। वो सारा चीज इस हेल्थ चेकअप के ऊपर केंद्रित रहता है।
अतः मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में पैसा तो कमाना मारवाड़ी का सबसे धर्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हेल्थ भी कमाना हमारा मारवाड़ी का एक जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। और इस पर बहुत शानदार तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ी जी के पीछे लग जाओ वो काम बहुत बढ़िया से होगा, यह बात मैंने अच्छी तरह मालूम। तो थेलो की बात ने गांठ बांध लो कि खाली थाने पीसा को नहीं कमाना, अब हेल्थ भी कमाना। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और मैं जो भी बात बोल रहा हूँ आप खाली अपने तक मत रखिएगा, ये आपके माध्यम से 5 लोगों तक जरूर जानी चाहिए, एटलीस्ट 5। वो 5 फिर आगे कैसे आगे बढ़ेगा वो समय बताएगा। आइए मुख्य बिंदु 7 पर आते हैं। ये थोड़ा अलग पॉइंट है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये भी पॉइंट डिस्कस होना चाहिए। मैं इसकी रूपरेखा देता हूं। मारवाड़ी, मैंने एक नाम दिया है मारवाड़ी जेम्स ऑफ द सोसाइटी। मारवाड़ी युवा मंच में 45 के बाद वाले लोगों की एक रूपरेखा मेरे दिमाग में है। उसके 4 केंद्र बिंदु पर जो पॉइंट हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, और मैंने एक टैग भी दिया है मारवाड़ी जेम्स ऑफ द सोसाइटी या इंडियन मारवाड़ीज, कुछ भी जेम्स वर्ड उसमें मैं इस्तेमाल करना चाहता था, तो मैंने इसीलिए इसको रखा है। और इसमें मैं एज ब्रैकेट देता हूं 48 से ऊपर, 48 से ऊपर। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले मैंने 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया 45 से 48, क्योंकि बैट्समैन जो है ना, जो बैट्समैन बॉलर होता है ना, उसको बैटिंग करने की आदत हो जाती है। हम चाहते हैं ये 3 साल में आप कोच बनने की भूमिका के लिए अपने आप को रेडी हो जाओ। इस 3 साल में अपने आप को, आप मैदान के खिलाड़ी नहीं हो, अब आप उतर जाओ कोचिंग करने के लिए। आपके पास अनुभव की इतनी बड़ी पुस्तक जमा हो गई है, आप उसका इस्तेमाल करो और युवाओं को प्रेरित करो, युवाओं को वो सब चीज सिखाओ जो आपने जीवन में सीखा है। तो मैं इसको 4 पॉइंट में अपने शब्दों में गढ़ सोचता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, आज हमारा समाज सबसे बड़ा विकराल समस्या है ये जेम्स ऑफ द सोसाइटी जो है ना, इस प्रॉब्लम को मेरा अपना मानना है 30 से 40% सॉर्ट आउट कर सकती है। आज शादी विवाह बच्चों के नहीं हो रहे, उम्र का तगाजा है कि 30 भी क्रॉस हो रहा, 32 भी क्रॉस हो रहा, ब्याह को नहीं हो रहा। क्यों को नहीं हो रहा? क्यों? मारा सारा बड्डा बैठा ध्यान ही कौन दो कहीं करा के करा, कुछ समझ में को नहीं आओगे, समझ में आओगे मारवाड़ी जेम्स लगेगा तो होगा कुछ रास्तों निकलोगे, रास्तों कहीं को निकलोगे आप मारवाड़ी अच्छा को रास्तों निकाल दो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, डाटास का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीजें जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम दावे के साथ बोलते हैं एक मंथन हो जाए मारवाड़ी जेम्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा, हम सिर्फ 4 बिंदु को लेके चले और उसके बाद 4 और बिंदु को लेके चले, तो ये मारवाड़ी ऑफ द सोसाइटी का जो क्रीम है ये समाज की एक नई दिशा देगा, नया सोच देगा और नया परिवर्तन लाएगा। और इस समय इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ये सिर्फ 3 से 4 साल में आपको इसका एक विजिबिलिटी दिखने लगेगा। पहला, शादी विवाह से रिलेटेड इशू, इसके बहुत सारे उपाय हैं, मैंने इसके ऊपर काफी मंथन किया है, बहुत सारे इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी किए हैं और रिसर्च में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है। लेकिन चूंकि वो मेरे तक ही केंद्रित है, अब समय आ गया है उस बातों को पहुंचाया जाए। भाई बड़े शहरों में हम बैठे हैं, सारे बच्चे तो यही आ रहे, 40% ऑफ द मारवाड़ीज आर इन 4-5 सिटीज नाउअडेज। आज के दिन उन बच्चों के माँ बाप बैठे हैं गांव में, बच्चे हैं यहाँ, कैसे उसका सॉल्यूशन हो? उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, हम सॉल्यूशन देंगे। कैसे हम उनका मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, कैसे उनके हम पूरा एक हमारा एक 25 पॉइंटर्स क्वेश्चन होगा जो हम हर बच्चे से पूछ करके उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, हम उनको जूम पर ला सकते हैं। बहुत सारे चीजें उसके ऊपर एक मंथन हमको करना पड़ेगा। आइए पॉइंट नंबर 2, मैं ये मानता हूं नारायण हृदयालय मेरा एक एक्सपेरिमेंट था और बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही सफल रहा। अब मेरा ये कहना है जेम्स ऑफ द मारवाड़ी सोसाइटी के सभी लोगों को कि आप लोग भारतवर्ष की जितनी भी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं
उसके साथ इमीडिएटली पूरे भारतवर्ष की जितनी भी अच्छी हॉस्पिटल है उसके साथ MOU करिए, उसका बहुत लाभ हमको मिलेगा। हर स्टेट की जो अच्छी हॉस्पिटल है उसके साथ स्टेट ब्रांच अपना MOU साइन करे। इसके बाद इसी में एक और कड़ी है मेरे दिमाग में कि हम अनुभवी लोगों से अगर एक फ्लायर बना करके, और भाई आपके पास किसी अच्छे डॉक्टर की जानकारी है उसके बारे में आप अपने हर प्रांत में उस मैसेज को फ्लायर को मूव कीजिए। उससे नंबर मोबाइल का एक ही रहेगा जिसमें वो व्यक्ति ये आपको जानकारी देगा कि मैं इस डॉक्टर से होम्योपैथिक या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक किस बीमारी से किस डॉक्टर से हम सही हुए, उसका एक डाटा हमारे पास अगर 100 200 300 भी डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आइए हम इस पॉइंट को 100% कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है काउंसलिंग। ये मेरा अनुभव है कि बच्चे आज जो है ना, इनको अगर आप 1 घंटा समझाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाएंगे तो आप उनको प्री मैरिज काउंसलिंग और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बेंगलोर में, तब मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर हम अपने बच्चों को शादी के पहले और शादी के बाद, ड्यूरेशन थोड़ा फर्क हो सकता है, फिर अनिल भैया लोग के साथ बैठकर अगर हम लोग मंथन करें तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम 10 ग्राफ जो डाइवोर्स का ग्राफ है उसको घटा के 5 या 6 तक, 4 तक ला सकते हैं। और हमने एक्सपेरिमेंट किया है। छोटी छोटी ईगो, एक ईगो मेरे पास आया, पत्नी बोलती है कि पति मेरे को बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं बताता मेरे पास कितने पैसे हैं। पुराने जमाने में पत्नी पूछती नहीं थी, माँ पूछती नहीं थी पापा के पास कितने पैसे हैं, मेरी पत्नी नहीं पूछती है। लेकिन आज के युग में ये क्वेश्चन है, रेलिवेंट है, तो भाई उनको बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने काफी रिसर्च किया। एक केस तो डाइवोर्स का था, उसको हम लोगों ने रिवर्स किया, खाली ईगोस को, इश्यूज को खत्म करके। ऐसे करके मेरा अपना मानना है कि अगर हम उनको काउंसलिंग करें, प्री मैरिज काउंसलिंग एंड आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, एक प्री मैरिज 1 महीने पहले होगी, आफ्टर मैरिज 6 महीना और 1 साल बाद होगी, तो हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे। हम सेमिनार्स कर सकते हैं, ये काम हम जेम्स ऑफ द मारवाड़ी का हो सकता है। तीसरा, चौथा पॉइंट ये है जेम्स ऑफ द मारवाड़ी। देखिए, भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है और भारत की एक नई दिशा तय होने वाली है नेक्स्ट 7 साल के अंदर। इस 7 साल के अंदर में हमारे व्यापार के जो पुराने मॉडल हैं वो कहीं ना कहीं 1% से नीचे आने वाले दिनों में उसकी रफ्तार ढीले पड़ने वाली है। तो नए व्यापार के बहुत सारे प्रकल्प आने वाले हैं, बहुत सारा नया बिजनेस का मॉडल आने वाला है। अगर हम लोग जेम्स ऑफ द सोसाइटी अगर इस चीज को अभी से लें और नई पीढ़ी तक उस बात का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी करके उनको, भाई ये 25 लाख का व्यापार है, ये 50 लाख का व्यापार है, ये 1 करोड़ का है, ये 2 है, 5 करोड़ का है, तो अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अनुभव के माध्यम से उन लोगों तक वो बात पहुंचाएं। तो हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम व्यापार के रूप में भी उनको एक बहुत बड़ा संबल और ताकत दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक अपने मन की बहुत बात कर दी, और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये देखिए दौर था, इस आप आकृति को देखिए, एक पहले की सोसाइटी थी, उसके बाद 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल। आज हम कहाँ खड़े हैं? ये वो सोसाइटी है जहाँ पर हम खड़े हैं। इसका निवारण कहाँ है? इसका निवारण सिर्फ एक ही जगह है कि हमको अपने सोसाइटी को हर समय इनलाइटन करना पड़ेगा, हर साल भर में अपनी सोच को पहुंचाना पड़ेगा, नए विचारों से उसको ताकत देनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि इस कलयुग में जहाँ पर टेक्नोलॉजी, हम व्हाट्सएप नहीं जानते, हमको इससे कोई मतलब, आपको सब चीज को साथ लेके चलना पड़ेगा।
आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको अपग्रेड हर लेवल पर होना पड़ेगा। आपको हर चीज से अपने आप को मतलब रखना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य से भी मतलब रखना पड़ेगा। आपको परिवार से भी मतलब रखना पड़ेगा। तो आइए हम इस इनलाइटेंड सोसाइटी को मजबूत करें, विचारों से मजबूत करें। सबके पास सब कुछ मालूम था, मैंने खाली उसको आपको पर्टिकुलरली एक जगह पर लाके खड़ा किया, आपको विचारों को केंद्र बिंदु में लाया। आपके पास सब कुछ है, खाली आप अपने दिशा को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, बहुत फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। निश्चित तौर पर आपने छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें जो जीवन में बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा असर डाल सकती है, उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया है। जिस तरह हवा मौजूद रहती है, परंतु उस हवा को हम लोगों को महसूस करने के लिए एक पंखे की आवश्यकता होती है, उसी तरह आज आपने अपने अनुभव से इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को की ओर हम लोगों का ध्यान अंकित किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसका अनुसरण करेंगे तो हम सबके जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। इस बीच मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जोन 3 श्रीमती यशा मोदी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के इस सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स से हम सभी पार्टिसिपेंट्स को अवगत कराएं। श्रीमती यशा मोदी जी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। आपकी बातों ने सचमुच ऐसा लग रहा है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आज हम सबके अंदर एक जोश जगाया है आपने, स्वास्थ्य के प्रति भी और समाज के प्रति भी और परिवार के प्रति भी और देश के प्रति भी। तो जिस तरीके से आपने बताया है कि वाकई जिम्मेदारी शब्द, जो जिम्मेदारी शब्द है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक कंधे का भार है ये। और जो सभी ने सुना होगा आज, जितने जरूरी जरूरी जो पॉइंट्स आपने जो बताए हैं, आज हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे मंच के सदस्य सब जो जुड़े हैं, आपने जो पॉइंट बताया कि अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी अपने सदस्य के अलावा किसी परिवार के दूसरे सदस्य को जरूर होनी चाहिए। बातें बिल्कुल मतलब ध्यान देने लायक है। अपने मारवाड़ी समाज में आपने जो बात कही कि अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। माता पिता की जिम्मेदारी आपने बताई एक नए तरीके से। फिर आपने बताया कि बच्चों की जिम्मेदारियों का एहसास, जो कि आज के टाइम पे ये एक प्रथा चल गई है, बच्चों को बाहर भेजने की एक होड़ सी चल गई है। तो ये सब बातें आज पति पत्नी की आमदनी से व्यय सुनिश्चित व्यवस्था, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे कई टॉपिक आज हमने सुने और काफी प्रेरित भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि आज जो हमारे साथ मंच साथी जुड़े हैं, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता जुड़े हैं, ये सब काफी मोटिवेट हुए होंगे। और आपकी जो प्रेरणादायक बातें हैं, ये सब हमें एक नई दिशा प्रेरित कर रही है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रवि जी। एक नई राह दिखाई है आपने हम सबको, जिसके लिए कुछ 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहूंगी कि मेरी राह को आसान बनाया, मेरे सपनों को पंख दिया। मैं नहीं थी इस चीज के काबिल, पर वो इतने जिम्मेदार थे कि मुझे हर चीज के काबिल बनाया। आपने आज हम सबको एक नई जिम्मेदारियों का एहसास कराया है रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगठन सूत्र के इस मंच पर। धन्यवाद यशा जी। जिस तरह से सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसी तरह रवि जी के 7 सूत्र, 7 टिप्स, 7 बातें हम लोगों को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर हम लोग उसका अनुसरण करेंगे तो हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सांगठनिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर हम लोग महसूस कर पाएंगे। हम लोग समय की बाध्यता को समझते हुए और समय की महत्ता को समझते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री राज अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच से, कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम में विधिवत धन्यवाद प्रेषित करें। श्री राज अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज के कार्यक्रम
कार्यक्रम में रवि भैया ने बहुत ही शानदार जानकारी प्रदान की है। निश्चित रूप से जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना शानदार कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत को चुना, उसके लिए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र भट्टर जी का, एनटीए की टीम का, साथ ही पूरी राष्ट्रीय टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जितने भी मंच साथी जुड़े हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ प्रांत को होस्ट करने का अवसर प्रदान होता रहेगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद यशा जी। राज चौधरी जी, हम लोग कंक्लूड करें। बिल्कुल भैया। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के कोई कार्यक्रम में। आप सबों से मुलाकात की अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ इतने शानदार एमओसी के लिए। बहुत दिनों बाद आपको एमओसी के रूप में यहाँ देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। आपका भी बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत शानदार सेशन रहा, मजा आ गया, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। सभी का आभार, नया बहुत बहुत विषय, धन्यवाद। एक नया विषय और नई जिम्मेदारी। ठीक है बाबू। शानदार शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और जिन सारे पॉइंट्स हमारी अभी जो जीवन शैली है उसके ऊपर थे, और जिन चीजों को हम थोड़ा सा कई बार इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ठीक है यार करवा लेंगे, हेल्थ पॉलिसी है, चल यार अपने क्या जरूरत है, तो ये चीजें जो बताई है इनको हमें अपने जीवन में लेके और एक अच्छे से और बढ़िया सबके पास पहुंचवाएं। ये मैं भाभी आपसे एक विनती करूंगा कि ये जो फ्लायर रहे हैं ये एनईसी में शेयर करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि हम अपने प्रांत में भी सबको शेयर करें इन चीजों को। एकदम सबका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। नहीं, वो तो उनसे शेयर हो मंगवा जाएगा। लेंगे अपन, पीडीएफ ले लेंगे उनका, पीपीटी। हाँ जी भाभी। इस सेशन का मैं एक कहना चाहूंगा कि ये जो सेशन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग ना पूरे राष्ट्र में हर प्रांत में जानी चाहिए। मैं अनिल भैया से कुछ शब्द जरूर सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत बार प्रेरणा स्रोत के रूप में अनिल भैया रहे हैं, और जब मैं उलझा हूँ तो मैं अनिल भैया तक पहुंचा हूँ और अनिल भैया ने मेरे को सुलझाया है। तो मैं अनिल भैया से जरूर कुछ शब्द जरूर सुनना चाहता हूँ कि अनिल भैया के रूप, क्योंकि मैं आप लोगों को पहली बार बता देता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर बोलता नहीं, मैं पीछे से काम करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो मैं अनिल भैया के कुछ शब्द लेना चाहूंगा, उससे मेरी एक ऊर्जा, तो नए टॉपिक मेरे नए रेडी हो रहे हैं तो उसमें मेरे को एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अनिल भैया गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं, तो मैं उसका उस बिंदु को छूना चाहता हूँ। रियली बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला है, अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन दिया। अनिल भैया नहीं है क्या? अनिल भैया हैं। मैं अनिल जी जाजोदिया से अनुरोध करूंगा कि मेरे ऊर्जा में ऊर्जा की किरण बनारस से भेजें। रियली वंडरफुल रवि भैया, बहुत सुंदर। मैं नहीं जानता हाउस में जो लोग बैठे थे उनकी परिकल्पनाएं क्या थी, या वो किस तरह की प्रस्तुति, किस तरह का संदेश एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने ये तय किया कि अगला सेशन हम लोग रवि जी के साथ करने जा रहे हैं, तो मुझे इस बात की पूरी झलक थी कि, और मैंने अभी शुरुआती संदेश में आज भी कहा था कि अनुभव के साथ जो चीज जिसका सृजन हुआ है वो बातें हम सब आज यहाँ जान सकेंगे, समझ सकेंगे। और बहुत सरल शब्दों में बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है। मैं पब्लिक में आपकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। नहीं पब्लिक से ज्यादा क्या होता है ना भैया, क्या होता है कि अभी तो ये चीज हम लोग ले रहे हैं और अभी बहुत सारे पॉइंट्स है जो पिक्चर में आएंगे, लेकिन क्या होता है अनिल भैया जब सामने दिख जाएं तो वो आत्मा पुकारने लगती है तो शब्द भी घूम जाते हैं, तो हम क्या करें।
एकदम सही बात है। और हमारी आपकी पिछली मुलाकात में जेम्स ऑफ मारवाड़ी, जेम्स ऑफ सोसाइटी विषय पर भी अपनी काफी बात हुई, और ये जो विषय आपने रखे हैं इन विषयों पे भी अपनी कई बार चर्चा हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने अनुभव लिया है और उसी तरीके से अपनी दिल की बातें सबके साथ शेयर की है। 7 बिंदु में से कोई 2 बिंदु भी यदि व्यवहारिक जीवन में हम सब लोग प्रयोग में लाना शुरू कर देंगे और इन 7 बिंदुओं से दूसरों को अवगत कराना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान होगा। और संगठन सूत्र में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्वयं का संचालन अच्छे से हो, स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें, तो संगठन का नेतृत्व और संगठन का संचालन बहुत सहज हो जाता है। और संगठन का मतलब केवल यह नहीं है कि समुदाय की सेवा की जाए, कम्युनिटी सर्विस के प्रोजेक्ट किए जाएं, किसी को हेल्प कर दी जाए। यह भी है कि एक सशक्त समाज का निर्माण कर लिया जाए, सशक्त व्यक्तियों का, सशक्त परिवार का निर्माण कर लिया जाए। मुझे लगता है कि आज इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। हेड्स ऑफ रवि भैया, इट वाज वंडरफुल।